अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे एक तो जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि वो पीटीआई के 41 जो आज़ाद अरकान हैं उनका कैसे वेरीफाई करे, तो उसके ऊपर क्या होने का गालिब इम्कान है, हम आपको वो बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो उमर अयूब साहब ने कल जो इमरान खान साहब का मैसेज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कन्वे किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ क्या पसे पर्दा कुछ चीज़ें मूव हुई हैं, हम आपको वो बताएंगे आपको, ताकि समझ आए कि ये क्या अचानक नहीं, जैसे कहते हैं ना वो हुआ, ये देर आर समथिंग विच इज़ लाइक कुछ हो रहा है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। पीटीआई के 39 अरकान नोटिफाई हो गए हैं और 39 अरकान के नोटिफाई होने का मतलब है कि पीटीआई इस वक्त अब कौमी असम्बली में एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वजूद में आ गई है और पीटीआई पार्लियामेंट में अब मौजूद है एज ए जमात और उसके 39 एमएनएज हैं। ठीक है, अब बाकी रह गए 41 और का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बच गए थे। अब उनके लिए ये था कि उनका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई नॉमिनेशन पेपर्स में कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि उन्होंने अपनी वाबस्तगी पीटीआई के साथ, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि आप 15 दिन में जिसे कहते हैं अपने नए बयान हल्फी जमा करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी हम पीटीआई के हैं, और मीन वाइल पीटीआई और फिर इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में पीटीआई से जवाब लेगा कि ये जो हमारे पास 41 लोगों के बयान हल्फी आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो क्या ये वाकई आपकी जमात के हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को पीटीआई वेरीफाई कर देती है और कहती है, कंफर्म कर देती है कि ये हमारे ही हैं, तो फिर 39 का भी पीटीआई का नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर मरला आएगा रिजर्व सीटों का। फिर एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीटें देगा पीटीआई को, जितनी उनकी बनती होंगी उस अददी नंबर के लिहाज से जो उनका शेयर बनता होगा, और फिर एक हतमी फहरिस्त एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफाई हो जाएगी कि जी ये इतने लोग हैं पीटीआई के, और ये यानी कि ये फैसले पर अमल दरामद और ये तमाम टाइम लाइन जो है ये कहीं मिड ऑफ अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी, या मिड ऑफ अगस्त या आप कहें लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक ये मुकम्मल हो जानी चाहिए एज़ पर द टाइम लाइन गिवन इन द जजमेंट। अब इलेक्शन कमीशन ने 39 को तो नोटिफाई कर दिया, अब उन्होंने 41 के लिए जिन्होंने एफिडेविट जमा कराने हैं उसके लिए उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि पीटीआई का तो पार्टी स्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद। अब पहली बात यह है कि पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर अगर आप कह रहे हैं 13 जनवरी के फैसले की रोशनी में नहीं है, तो छोड़िए, उसके बाद दोबारा हुआ है और नए जो इलेक्शन हुआ है उसका केस फिर से इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, तो अभी तक वो नया इलेक्शन उनका तो नल एंड वाइड करार नहीं हुआ, तो वो मौजूद है, आप उनसे वेरीफाई करा लें। और चले अगर हम कहते हैं वो भी नहीं मौजूद, अब वो जाएगा कहाँ पे इलेक्शन कमीशन का सवाल और रहनुमाई जो उन्होंने मांगी है। तो हमने ज़राए से बात की तो हम पता चला कि इस टाइम इस्लामाबाद में जस्टिस शाहिद वहीद मौजूद हैं और उनको मोस्ट लाइकली चैम्बर में, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस कादी फैसल दोनों को उन्होंने हाथ बांधे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्शन कमीशन को वो फैसले में समझ ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन खुद से तशरीह नहीं कर सकता कि वो गेम कर दिया कि जी हमने तो ये मतलब निकाला फैसले का तो हमने ये कर दिया। उन्होंने कहा नो, जो भी होगा आप हमसे पूछेंगे, अगर आपने इस फैसले से आपको कुछ समझ ना आ रही हो हम आपको बताएंगे। दूसरे उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैसल के हाथ बांधे कि वो भी कोई गेम ना करें। जाहिर बात है ना, एक्सटेंशन किसको नहीं सूट करती और किसकी आपको नहीं बता रही ख्वाहिशात कि उसको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैसल के यूँ हाथ बांधे कि उन्होंने फैसले में लिखा कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेगा तो जो सवाल इलेक्शन कमीशन पूछेगा इस फैसले के मुतालिक वो अक्सरीती 8 जजेस के सामने चैम्बर में रखा जाएगा, अकलीती 5 जजेस के सामने नहीं रखा जाएगा, और अक्सरीती जजेस उस सवाल का जवाब देकर भेजेंगे। लीगली भी ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि जिनका फैसला है
वही एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अकलियत में बैठे हुए 5 जजेस हैं जिन्होंने उस फैसले से इख्तलाफ किया, वो तो नहीं ना एक्सप्लेन कर सकते कि ये 8 जजेस ये चाह रहे थे आपसे, तो इन 8 ने जवाब देना था। तो अब वो जैसे शाहिद वहीद के सामने जाएगा और वो मोस्ट लाइकली उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे कि जी अच्छा ये आपको नहीं समझ आ रही, ये नहीं, ये आप करें और इम्प्लीमेंट करें बाकी 41 का भी। अब उसमें रास्ता क्या, एक हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से बात हुई इसके ऊपर कि यार ये क्या रास्ता हो सकता है, क्या दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है, या जिसे कहते हैं ना इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने का रास्ता क्या निकल सकता है, कानूनी रास्ता क्या है कि कोई डेडलॉक ना आए, कुछ ना हो और इस पर अमल दरामद हो जाए। ये जो कहा जा रहा है पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, या कहा जा रहा है कि कौन से कानून के तहत ये किया जाए और कौन से आइन की शिक के तहत किया जाए, तो इसका क्या है। तो बड़ा एक से ज़्यादा माहिरीन ने बड़ा दिलचस्प रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि बड़ा ही सादा रास्ता है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, तो पार्लिमानी स्ट्रक्चर तो वजूद में आ गया जब इन्होंने 39 लोगों को नोटिफाई कर दिया। तो जो पार्लिमानी स्ट्रक्चर में बैठे हुए 39 लोग हैं, उनको कहें जी आप में से पूछें, आप में से लीडर कौन है पार्लिमानी, वो मोस्ट लाइकली असद कैसर साहब या कोई भी बन जाता है पार्लिमानी लीडर, वो उनसे पूछ लें कि जी ये 41 लोग आपके ही हैं, वो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये हमारे ही हैं और आप नोटिफाई कर दें। अगर आपको पार्टी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा तो पार्लिमानी स्ट्रक्चर से पूछ लें, इतनी सी बात है। अब बतौर पार्लिमानी पार्टी वो वजूद में तो आ चुकी है और इसी बुनियाद पे अब बार बार पीटीआई को ये पार्लिमानी पार्टी तो मान लिया गया, तो अब आप समझिए कि अब फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब फैसले पर अमल दरामद रोकने का एक ही सूरत थी, वो थी रिव्यू पिटिशन फिक्स होती। रिव्यू पिटिशन डिटेल जजमेंट से पहले नहीं आ सकती, फिक्स नहीं हो सकती। और अगर जो हुक्मरान नून लीग भी रो रही है, जो पीपल्स पार्टी भी रो रही है कि हमारा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेक्चुअस हो जाएगी अगर फैसले पर अमल दरामद हो गया, हमारी रिव्यू पिटिशन वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी जिसे कहते हैं ना वो दांत पीस रहे हैं, इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं कि जनाब वो मुतासरा फरीक का हक है कि उसकी 14 दिन के अंदर अंदर पिटिशन फिक्स हो। दूसरी तरफ जैसे ज़्यादातर मिल्ला को नोट लिख रहे हैं कि जनाब आपने को 1 माह में फ़ैसला लिख देना चाहिए, फ़लान रूल्स ये कहते हैं, फ़लाँ फ़ैसला ये कहता है और ये यार वो है, ठीक है, तो भी लगे हुए हैं। तो बड़ा शोर मचाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन 8 जजों पर दबाव डाला जाए कि आप फ़ौरन डिटेल जजमेंट दें ताकि हम रिव्यू फिक्स करवा सकें। जजेस अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं चल जो कर रहे हैं करें। अब बहुत ही दिलचस्प होगा कि 25 अक्टूबर 2024 को यानी कि इस साल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने रिटायर हो जाना, अगर उनको एक्सटेंशन ना मिली तो फिर क्या ही दिलचस्प हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीटों का डिटेल जजमेंट 24 अक्टूबर को जारी करे, तो फिर क्या कर लेंगे, ठीक है, अगले दिन रिटायर होना होगा, फिर उसका रिव्यू लगाएंगे, क्या करेंगे, फुल कोर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि इस तरह की हतमी एम्बेरसमेंट से गुजरें, मैं तो अब भी समझता हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को एलानिया तौर पे किसी बेंच में बैठ के या अपने किसी नोट में या अपने कोई प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करवा दें कि मैं किसी सूरत में एक्सटेंशन लेने का हामी नहीं हूँ, ना मैं जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाने का हामी हूँ, मैंने 25 अक्टूबर को हर हाल में घर जाना है और ये पत्थर पे लकीर है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि इलेक्शन की डेट जो हमने 8 फरवरी की दिया पत्थर पे लकीर है, तो इसी तरह एक पत्थर की लकीर 25 फरवरी पे भी लगाएं, यानी 25 फरवरी पत्थर पे लकीर है कि मैं घर जाऊँगा। कई लोग जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को बड़ा अच्छा समझते हैं, जानते हैं पुराना, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा काजी साहब गुमान है कि एक्सटेंशन इसलिए चाहते हैं कि साकिब निसार के दौर से उनको खुडे लाइन लगा दिया गया था। वो 4-5 साल कुछ नहीं कर सके, या चैम्बर वर्क कर रहे होते थे, या बिजली के मीटरों के केस, या 3 मरला प्लाट के केस, या किसी की विरासत के केस, इस किस्म के छोटे मोटे केस वो सुन रहे होते थे। उनको किसी हाई प्रोफाइल केस में बैठाया नहीं गया।
कि उनकी भी कोई लेगेसी होती है, उनके क्रेडिट पे कोई बड़े बड़े फैसले होते। चीफ जस्टिस पर मुश्किल बने हैं तो 13 माह के लिए बने हैं। उस 13 माह में भी उनकी लेगेसी 13 जनवरी का फैसला खा गया, रिजर्व सीटों का केस खा गया, ये तो इस किस्म के चीज़ें उनका लेगेसी खा गए हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि उनको अगर उनका टेन्योर बढ़ जाए तो फिर 3 साल में वो कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाएं कि वो भी कहें कि आई वाज जज, मुझे भी कुछ करने का मौका मिला तो मैंने किया। तो शायद वो इसलिए एक्सटेंशन के मुतमन्नी हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, चीफ जस्टिस काजी फैसद 3 साल छोड़ें, 30 साल की भी एक्सटेंशन ले लें तो उनकी लेगेसी अब 13 जनवरी का फैसला ही है। ठीक, और उनकी लेगेसी यही है कि उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक को ट्रोल करवा लिया, जस्टिस अतर मल्ला को ट्रोल करवा लिया। ठीक है, और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैसद ने क्या मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, इन लोगों को खोकर आज जो कीड़े मकोड़े कमाए हैं, उधर से सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, कि लेजेंड्स खो दिए। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पूंछिए कमा लिए, ठीक है, जिनका माजी ये है कि वो जिसे कहते हैं ना फिक्सेशन ब्रांच में केसेस लगवा के भी पैसे बनाते रहे हैं। तो बस अगर आपने यही कमाया तो फिर बहुत कमाया आपने, कहा साहब, अगर ये लोग आपने कमाए हैं तो बहरहाल अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। वो है कि कल उमर अयूब साहब ने मुलाकात की अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म से, और बाहर आकर उन्होंने एक बड़े सिग्निफिकेंट टॉक की। 2 और चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम कही। एक, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कौम को कहा है कि आप दिसंबर तक इलेक्शन की तैयारी करें। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पीटीआई और फ़ौज को आमने सामने रख के लड़के अपने मज़मूम मकासद हासिल कर रही है, और ना ये मैं होने दूंगा, ना ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होने देंगे। और इसलिए फ़ौज तब भी मजबूत होती है अगर उसके पीछे अवाम खड़ी हो, और 90% अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। ये बड़ा ही दिलचस्प पैगाम है। देखिए, ये वही आर्मी चीफ हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब मुतअद्दिद दफ़ा अपनी प्रेस टॉक्स में जो उन्होंने की हैं सहाफ़ियों से कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर, या जो बैनुल अक़वामी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो इंटरसेप्ट को हो, चाहे वो संडे टाइम्स को हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट में उन्होंने लिखा हो, या जिसको भी उन्होंने दिए हो, मेहदी हसन को दिए हो, जिसको भी उन्होंने दिए हो, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी और मेरी जान को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ख़तरा है। ठीक है, वो अपने पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से भी, अपने अकाउंट से भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाते रहे हैं, उनको बादशाह कहते रहे हैं, उनको जंगल का बादशाह और ये और वो सब कुछ उनको कहते रहे हैं। तो अब अचानक कहना कि जनाब हमारे तो कोई, ना मैं फ़ौज को कमज़ोर करना चाहता हूँ, ना मुझे पता है आप पीटीआई से लड़ना चाहते हैं, ये नून वाले लड़वा रहे हैं हमें, ये कैसे हुआ अचानक ये तब्दीली, ये क्या है? तो वो देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं वो 2 पैगामात दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को। एक, जो उन्होंने कल एक पिटीशन की लाहौर हाई कोर्ट में, जो रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दी। इमरान खान साहब ने कल लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले मत किया जाए, ऑर्डर जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि अब जबकि ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक बड़े मुकदमे की तैयारी कर रही है इमरान खान साहब के ऊपर, और फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेके कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान साहब से पूछा जाए कि उन्होंने 9 मई में क्या किया। फ़ौज की क़यादत तो 9 मई के बाद से कंसिस्टेंट है ये कहने में कि 9 मई के मनसूबा साज़ों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मनसूबा साज़ जब वो कहते हैं तो उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ ही होता है। और फिर इमरान खान साहब ने एक थोड़ी लूज़ बॉल खेली भी है कि मैंने तो पुरअमन एहतजाज का हुक्म दिया था जीएचक्यू के बाहर मार्च में,
मार्च 2023 में। तो वो चीज़ें लेकर अब वो ये बातचीत चलनी शुरू होगी कि इनको जरा मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए और इनको ये और वो। तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन की बल्कि जनरल आसिम मुनीर को भी एक पैगाम दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे, फ़ौज को अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है और अवाम की 90% तादाद PTI के पीछे खड़ी हुई है, तो मुझे मिलिट्री कोर्ट में जाने का मतलब है कि आप 90% अवाम को अपने सामने खड़ा कर लेंगे। और साथ ही एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी पैगाम दिया है जनरल आसिम मुनीर को, ठीक है, एक तरफ ड्रावा दिया है कैरेट एंड स्टिक वाला और एक तरफ कैरेट ऑफर की है। वो ये उन्होंने कहा है कि देखें, फ़ौज इस वक्त सख्त अनपॉपुलर हुई भी है, जिसका एक मुजाहरा आपने KP में देखा भी है। अभी बन्नू में पुलिस ने जो इस्टेब्लिशमेंट के हमायत याफ्ता जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिनको गुड तालिबान कहा जाता है, उनके ऊपर रेड शुरू कर दी हैं। और एपेक्स कमेटी ने कल तय किया है KP के लोगों की डिमांड पर, KP के जरगों की डिमांड पर, कि जितने भी मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन होंगे वो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, CTD ये करेंगी, फ़ौज नहीं करेगी। ये फ़ौज के ऊपर बहुत बड़ा अदम एतमाद हुआ है माजरत के साथ KP में। तो इमरान खान साहब ने ऑफ़र किया है कि अगर वो एतमाद आपने हासिल करना है तो आपको सपोर्ट मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पब्लिक सपोर्ट है, आप मेरे से हाथ मिलाइए, ऑटोमेटिकली पब्लिक सपोर्ट आपकी झोली में आ गिरेगी, ठीक है। तो ये भी उन्होंने एट द सेम टाइम चाल चली है। तीसरा जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन की दिसंबर तक तैयारी करें। ये जो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट को जो बदगुमानियाँ हैं और जो खौफ और खदशात लाक हैं कि अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस कादी फाइसा, जिनको वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं, अगर एक्सटेंशन देने में उनको वो नाकाम हो गए और वो घर चले गए, तो फिर जो इलेक्शन की पिटीशन है वो टेकअप होगी 8 फरवरी वाले। और उसमें जिस अंदाज के इलेक्शन हुए हुए हैं वो तो सबको नज़र आता है। तो अगर वो कालेदम हो जाएंगे, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने इजहार भी किया कि गुलाम गर्दिशों में ये बातें होती हैं, तो ये तो हुकूमत ही उड़ जाएगी। हुकूमत उड़ जाएगी तो वो जिसे कहते हैं नए इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा या फिर टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। अब वो उनको खदशात लागेंगे जैसे मंसूर अली शाह के तहत। तो इमरान खान साहब उन्हीं खदशात और बदगुमानियों को कैपिटलाइज कर रहे हैं और हुकूमत को मज़ीद डरा रहे हैं कि ये लोग उससे पहले पहले बातचीत की तरफ आएँ, कुछ तय करने की तरफ आएँ, कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर में बस आम इलेक्शन की तैयारी करें। कि वो हुकूमत को जो डर है ना कि अक्टूबर नवंबर में पिटीशन टेकअप होगी और इलेक्शन कालेदम हो जाएगा, तो हाँ वो हो जाएगा, तो बस दिसंबर में करें। दूसरी तरफ असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमारी रीडिंग ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तब तक अपना काम कर लेंगे और इतनी सीटें फॉर्म 45 के तहत हमें वापस मिल जाएंगी कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे और हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे और फिर फ्रेश मैंडेट लेके आके हुकूमत करेंगे। ये उनकी टाइमलाइन है। देखिए, इन एनी केस अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट से वो उस तरह से लड़ने वाले जज नहीं हैं, वो नहीं लड़ते होते, सिर्फ अपने जिसे कहते हैं वो काम से काम रखते हैं, लेकिन ही इज़ ए गुड जज। तो अगर वो सिर्फ इतना भी कर दें कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इंडिपेंडेंट कर दें कि वो इंडिपेंडेंटली फैसले दे सकें और इलेक्शन कमीशन की गेमों को लगाम डाल दें, तो उस सूरत में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी मुल्क में, मैंडेट बदल जाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।